नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश का सवाल में आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें वो पीएम मोदी को पब्लिक डिबेट की चुनौती देते हैं। दरअसल दो पूर्व जजों और पत्रकारों ने राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच खुली बहस को लेकर सवाल किया था, जिस पर राहुल गांधी ने इसे स्वीकार करते हुए एक तरीके से पीएम मोदी को चुनौती दे डाली कि मैं बहस के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, वो इस बहस को स्वीकार नहीं करेंगे। बस इसी बयान के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर किस हैसियत से राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ डिबेट करेंगे। राहुल न तो कांग्रेस और न ही इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए इस मामले को लेकर एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर दावों और वार पलटवार का दौर जारी है। वोटरों को अपने पाले में करने के लिए नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच अब डिबेट की चुनौती की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को पब्लिक डिबेट करने की चुनौती दे डाली है, जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल लखनऊ में एक सम्मेलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों और कुछ पत्रकारों ने राहुल गांधी को न्योता दिया था कि वे फेस टू फेस बहस करें। इसी पर राहुल गांधी ने यह न्योता कबूल कर लिया और पीएम मोदी को डिबेट की चुनौती दे डाली। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी के डिबेट चैलेंज वाले बयान पर बीजेपी नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि क्या राहुल गांधी इंडी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? दो चीजें, जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डिबेट की चुनौती दी हो। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ऐसा कह चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में आखिर राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी क्यों? क्या डिबेट के बहाने राहुल गांधी की ब्रांड बिल्डिंग की कोशिश हो रही है? विपक्षी नेताओं को क्या राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कबूल है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राहुल गांधी के डिबेट वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी जोरदार पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले खुद को पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं। बहुत सारे चैलेंजेस राहुल गांधी जी को भी किए गए हैं डिबेट करने के लिए। तो उसके बाद आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किस हैसियत से पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, या इंडी गठबंधन के चेयरमैन हैं? आप हैं क्या भाई? एक सांसद हैं साहब, एक कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां पर कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं और फोटो राहुल गांधी जी की है जो सिर्फ एक सांसद है। एक सांसद यात्रा निकालता है और नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के पीछे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बहस करने और किसी भी विषय के ऊपर जानकारी कितनी इस स्तर की है कि बहस की जा सके, ये भली बात समझा जा सकता। देश के सवाल में कई ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी के इस डिबेट चैलेंज के बाद उठते हैं और वो सवाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी लगातार दिखा देते हैं। मैं उन सवालों को आपके सामने रख भी देता हूं। डिबेट की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या बड़ा चेहरा बनने की तैयारी है? और बड़ी बात यह कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में राहुल वर्सेस पीएम मोदी आखिर क्यों हो रहा है? विपक्ष को राहुल की पीएम दावेदारी क्या इस सब के बाद कबूल नजर आती है? डिबेट के बहाने राहुल अब क्या अपनी ब्रांड बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं? इस चीज को एक तैयार करके सामने रखने की कोशिश की जा रही है। खैर, चुनाव है, राजनीतिक पार्टियां हैं, हर एक की कोशिश होती है कि उनका सबसे प्रभावी और सबसे बड़ा नेता एक इस रूप में सामने आए जिसके सामने दूसरा नेता छोटा साबित हो, जिसके जरिए जनता तक संदेश दिया जा सके। और ये हर पार्टी करने की कोशिश भी करती है। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं।
विजय शर्मा जी मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के साथ तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है विजय भाई आपका। सुजाता पॉल जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं सुजाता पॉल आपका ही रुख कर लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर बात है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था, उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक तड़का लाच में वो लगाते हुए चले गए, प्रधानमंत्री उनसे बहस नहीं कर सकते। क्या तैयारी हो रही है इन चुनावों के बीच में? प्रधानमंत्री के जिस मोदी फैक्टर को लेकर बीजेपी बात करती थी, प्रधानमंत्री का जो कद रखा गया है सामने, उसे चैलेंज करने की, उसे चोट पहुंचाने की और यह बताने की कि चुनाव चल रहे हैं, इसमें हर कद छोटा किया जा सकता है। सुजाता जी, ये लोकतंत्र है और ये भारत का मजबूत लोकतंत्र है। यहाँ पर अगर कोई मजबूत है, सर्वोपरि है, तो वो है यहाँ की जनता, क्योंकि जनता के द्वारा ही हमारे संविधान को इस देश को सौंपा गया। तो अगर जनता कुछ चाहती है तो उसके सामने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर विनम्रता से कहनी चाहिए बात। और कोई भी व्यक्ति कहे, अगर कोई जजेस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस इस बात की मांग उठाते हैं, तो मेरे नेता राहुल गांधी है जो कह रहे हैं किसी से भी करवा दो डिबेट, हम तैयार है। लेकिन इसके पहले आपको याद करा दूं कि जो झूठ का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी हमारे मैनिफेस्टो के बारे में, हम उस पर भी ये बात कह चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह चुके हैं मोदी जी को कि आ जाओ और कर लो इस पर डिबेट, और हम बताएंगे असलियत क्या है और आपकी सच्चाई सामने ले आएंगे, आपके झूठ के पुलिंदे का पर्दाफाश कर देंगे। तो क्यों भाग रही है भाजपा? ये तो भाजपा सत्य है। और किसी भी व्यक्ति को छोटा समझना ये बहुत ही बेवकूफी भरी बात होती है, क्योंकि जनता के नुमाइंदे, भाई मोदी जी, अगर आपने अभी क्या कहा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है ना। तो अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो कई नेता आते हैं, बहस होती है, और जो मुख्य विपक्षी दल है उसके साथ बहस करने में मोदी जी को क्यों डर लग रहा है? क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं हो सकता। नहीं, मोदी जी को डर नहीं, अभी ये मत तय कीजिए आप कि मोदी जी को डर लग रहा है, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी के उस बयान को ही देखा जाए तो वो खुद ही डिबेट स्वीकार कर रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि मोदी जी उनसे बहस नहीं करेंगे। खैर, अब मैं विजय शर्मा जी का रुख कर लेता हूं, मैं विजय शर्मा जी का भी रुख कर लेता हूं। विजय जी, क्या राहुल गांधी के ब्रांड बिल्डिंग की तैयारी अब कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है, जिसमें विपक्षी गठबंधन, उसमें अगर बहुत सारे लोग चुनाव के परिणामों के बाद चैलेंज के तौर पर सामने आए तो उसे पहले ही राहुल गांधी के नाम के सामने छोटा किया जा सके? इस डिबेट के अंतर्निहित क्या ये बात है, या आपको यह लगता है कि राहुल गांधी चैलेंज करके इस लोकतंत्र में जनता तक जो बात पहुंचानी है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? जी राजीव जी नमस्कार। जस्टिस लोकुर हैं और उनके साथ दो और हैं, एक जस्टिस हैं और एक और पत्रकार हैं जी, मदन बी लोकुर जस्टिस जी। हाँ जी, जस्टिस लोकुर हैं। तो उन्होंने अपनी बात रखी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ जस्टिस लोकुर जी की क्या विचारधारा है, ये पूरे देश को पता है, किस तरह से वो उनका वक्तव्य किस परिप्रेक्ष्य में आया है। दूसरा मैं बताता हूँ, उन्होंने जो फॉलो किया वो अमेरिकन उसको किया है। अमेरिका में इस तरह का होता आया है। तो अमेरिका में क्या है, दो दलीय प्रणाली है। वहां पे दो दल होते हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो उनके जो राष्ट्रपति के दावेदार होते हैं उनकी डिबेट कराई जाती है। तो यहाँ 140 करोड़ लोग हैं। अब 140 करोड़ लोग और एक संविधान पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, हर कोई कहने लगे, और प्रधानमंत्री जी अगर उसको स्वीकार नहीं करते, कहने लगे देखो प्रधानमंत्री जी डर गए, प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं। तो ये हमारा समय लेना चाहते हैं। अब आज बताइए राहुल गांधी जी क्या है, ना तो वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, ना वो जो इंडी गठबंधन है इनका उनके नेता हैं, ना वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं किसी तरह से भी। तो आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी के साथ अगर वो डिबेट करना चाहते हैं तो किस, मतलब कोई तो आधार हो ना। विदाउट आधार के कोई भी आके बोलेगा कि मेरे साथ आप डिबेट कीजिए, तो वो बेकार की बातें हैं। दूसरा बात यह है कि आज तक आपने देखा होगा पिछले 75 साल से अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, सब अपनी विचारधारा के अनुरूप करते हैं।
क्या कर सकते हैं, हमने तो उसका भी नाम बदल के संकल्प पत्र रख दिया कि ये हमारा संकल्प है, हम पूरा करेंगे, हम वादे नहीं करेंगे, वादे तो झूठे ही होते हैं, देखा ही है इन्होंने। तो हमारा वो संकल्प है और संकल्प हमने किस तरह से पूरा किया है वो आप देख सकते हो। धारा 370 देश में और खासकर जम्मू कश्मीर में वहां की पार्टियां किस तरह से कहती थी कि अगर 370 को छू भी लिया तो कंधा देने वाला नहीं बचेगा तिरंगे को। और अपने फारूक अब्दुल्ला जी बोलते थे कि 10 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो 370 को छू नहीं सकते। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो कठोर और देश के भविष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत सशक्त भारत सबके लिए है, वो हमारी नीति और नियत है। तो हमारा कहीं किसी तरह से ये नहीं है, हम तो देश के सामने बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो आपने देखा होगा लाखों की राहुल जी सभा ने में चैलेंज नहीं कर दिया आपको, राहुल जी ने चैलेंज नहीं कर दिया एक तरीके से आपको? नहीं, आपने देखा होगा कितनी बार लॉन्च किया गया राहुल गांधी जी को। ये एक और नाकाम उनकी जो है कोशिश है लॉन्च होने की। देखिए विजय जी पहली बात तो विजय जी मैं बहुत स्थिति अपने दर्शकों को साफ साफ बता दूं, ये सवाल राहुल ये चीज राहुल गांधी ने अपनी तरफ से सामने नहीं रखी, उनसे एक सवाल किया गया, कुछ लोग चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने इस बात को जोड़ा कि प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। ये चर्चा यहां से आई, लेकिन इसके जड़ में जो विचार है उस विचार को हम समझना चाहते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे साथ हिमांशु त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। एक मिनट का मैं जवाब दे देता हूं। मैं आ रहा हूं, अपने तर्क बचा के रखिए, पूरा समय दूंगा, कहीं से भी ये नहीं होगा कि एक तरफा मैं आपको इस डिबेट में ले जा रहा हूं। सिद्धार्थ शर्मा जी भी जुड़ गए मेरे साथ, हिमांशु त्रिपाठी जी भी। हिमांशु जी, ये चर्चा जो राहुल गांधी के इस बयान के बाद उठी है, इसके पीछे जो कई निहित विचार हैं वो आपको क्या क्या दिखाई पड़ते हैं? वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एनालिसिस कीजिए, क्या गठबंधन में राहुल गांधी के नाम को स्थापित तौर पर सबसे बड़ा करने की कोशिश की गई है, या फिर इन चुनावों में बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज रखने की कोशिश? देखिए, बीजेपी के सामने बड़ा चैलेंज रखने की कोई कोशिश नहीं है। सीधे सीधे चूंकि विपक्ष अब तक कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं चुन सका है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कद तेजी से ऊपर जा रहा था ग्राफ। तो जो राहुल गांधी है, इनके समर्थकों को लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसे में सबसे बड़ा तीर इन्होंने छोड़ दिया और जो निशाने पर लगा भी है, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। अब इस तरह की बहस का आमंत्रण देना साफ साफ जाहिर करता है कि पीएम मोदी के बराबर पहुंचने की ख्वाहिश राहुल गांधी रखते हैं। ये बताने की कोशिश की गई है, इसीलिए मैसेज दिया गया। और डिबेट की बात रही तो कल को लालू यादव कहेंगे आए हमसे डिबेट कर ले, फिर अखिलेश यादव जी कहेंगे, फिर मायावती जी कहेंगी, तो सब अपनी बात लेकर के चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं और फैसला जनता अपने आप सुना देगी 4 तारीख को कि उसे किसकी डिबेट पसंद आई या किसकी बात पसंद आई, किसका घोषणा पत्र पसंद आया। इस सब का फैसला जनता खुद कर देगी। उसके बाद सदन में जिसको जो बोलना हो, बराबर डिबेट होती है, राहुल गांधी जी बोलते हैं, फिर पीएम बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं, सारे दल के नेता बोलते हैं। लेकिन चुनाव के इस चरण में आकर के लोग अपने अपने प्रचार में जुटे हैं, तो ऐसे में डिबेट उचित नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की ब्रांडिंग एक तरह से आप कह सकते हैं। और राहुल गांधी को मतलब कल को मान लीजिए अगर जो विपक्ष चाह रहा वो होता है तो पीएम कौन बनेगा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है कि गठबंधन के बीच में कांग्रेस राहुल गांधी को एक बड़े ब्रांड के तौर पर स्थापित कर दे, इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन ये सामंजस्य बैठ पाएगा या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कद भी तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल का कद तेजी से ऊपर जा रहा है और आपका ये भी कहना है। छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ, छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। अब इस तरीके से विजय जी, मतलब मैं बाकी मेहमान मेरे कहेंगे कि आप चर्चा नहीं, आप एक तरफा जा रहे हैं। अब सुजाता जी भी बैठी हैं, आप नोट करके रखे, हम आपस में नहीं उलझेंगे। सिद्धार्थ शर्मा जी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, अभी आपने सुना इस वक्त हिमांशु जी को, हिमांशु जी का कहना है कांग्रेस ने कोशिश की है, कोशिश अपने गठबंधन में की है, और उन्होंने कोट किया यहां पर कि अगर सभी लोग इस तरीके से जो बड़े नेता हैं वो डिबेट की बात करने लगेंगे तो प्रधानमंत्री कहां से हर एक के साथ डिबेट करते रहेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ग्राफ ऊंचा उठता दिख रहा है, लिहाजा समय पर एक ऐसा चैलेंज, एक ऐसी बात के सामने कांग्रेस सामने आई है जिस पर चर्चा शुरू हो गई है और उससे राहुल गांधी का स्टेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या यही दिख रहा है आपको इस डिबेट के चैलेंज के पीछे?
हाँ, इस डिबेट के चैलेंज में एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि मोदी जी छोड़ दीजिए, वो राहुल गांधी से डिबेट नहीं करें, अरे गहरे नत्थू खैरे से मेरे साथ डिबेट नहीं करें, लेकिन आपके जैसे वरिष्ठ एंकर के साथ तो डिबेट कर ही सकते हैं ना। चैलेंज आप खुला के देख लीजिए, दिखा दीजिए कल परसों में, चुनाव तो अगले नहीं दो नहीं, मैं हफ्ते में वरिष्ठ खत्म नहीं होने हूँ। वाला। सिद्धार्थ जी, मैं शब्दों में फंसता नहीं हूँ, मैं वरिष्ठ नहीं हूँ, मैं पत्रकारिता कनिष्ठ हैं। आपकी तरह ही समझ रहा हूँ, चीजों को सीख रहा हूँ। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, घुमाइए नहीं, तर्कों में मत जाइए। क्या अरविंद केजरीवाल बड़ा कद बनने वाले हैं, बन गए हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने राहुल गांधी की डिबेट वाले बयान को सामने प्रचारित कर दिया? एक चीज तो जवाब दे देता हूँ, भारत में ना शास्त्र रामायण बहुत देखते हैं, रामायण को जानते हैं। तो वानर सेना जो थी ना, वानर सेना में जिस समय जिसको जो काम आता था वो किसी को नहीं मालूम था, लेकिन हनुमान जी ने लंका जला दी। जब पुल बनाने का काम आया तो नल नील सामने आ गए। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए। भारत का जो संविधान है ना, वो व्यक्ति प्रमुख व्यवस्था नहीं है, वो राष्ट्र प्रमुख व्यवस्था है। मेरे ख्याल से इतने में आपको समझ में आ जाएगा। मुख्य मुद्दा यह है कि भाजपा को आप आज जवाब देना है कि उन्होंने जिस तरह से अडवाणी जी को निपटाया, जिस तरह से वसुंधरा जी को निपटाया, वैसे ही मोदी जी को निपटाने का जो उनका प्लान है, भाजपा के अंदर खाने में जो मोदी जी को लोग निपटा रहे हैं, क्या इसीलिए उनको डिबेट में आने से रोका जा रहा है? मोदी जी ने तो अभी तक कभी फिर नहीं से कहा एक कि बार मैं आपके डिबेट में सामने नहीं आ बात रहा हूं। रखूंगा। सिद्धार्थ जी, टोक रहा हूं, आपको दिक्कत होगी। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, क्या आप डिबेट करेंगे? उन्होंने कहा मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। अब इस सवाल के जवाब में चीजों को समझकर जवाब दीजिए। जी, मुझे ये कहिए कि चाय से ज्यादा केतली काहे गरम है? अगर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को डिबेट के लिए बुलाया है, तो भाजपा के प्रवक्ता काहे कह रहे हैं कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? प्रधानमंत्री जी के मुंह पे जाबी लगा हुआ है, वो भी तो बोल सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप अभी सबको मालूम है कि भाजपा प्रधान जी को निपटाने का प्लान बना चुकी है। जिस तरह से अडवाणी जी को निपटाया इन्होंने, जिस तरह से वसुंधरा राजे को निपटाया, आने वाले 2 महीने में योगी जी को निपटाने वाले हैं। भाजपा का एक ही एक प्लान आपके है, पास अपने को निपटाओ और दूसरों को पूरा हटाओ। सीक्वेंस आ गया है आपके पास। कब किस को निपटाने वाली है बीजेपी? तो भाजपा को बोलना पड़ेगा ना। ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए, और किसका नाम है आम आदमी पार्टी के पास? मोदी जी को कब निपटा रहे हैं? क्योंकि 75 साल उनका 1.5 साल में होने वाला है, शायद इसलिए उनको डिबेट करने से। मोदी जी अभी तक नहीं कहे, ध्यान में रखिएगा, मोदी जी अभी तक नहीं कहे कि मैं राहुल गांधी से डिबेट नहीं करूंगा। भाजपा के जो प्रवक्ता है ना, वो बीच में कूद गए हैं। हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल में एक कहावत है, हाथी कूदे घोड़ा कूदे ओकरा देख के नर गधियो कूदे। हम ये पूछ रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता को थोड़े डिबेट के लिए राहुल गांधी ने बुलाया था, डिबेट के लिए तो बुलाया था मोदी जी को। तो मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? भाजपा के प्रवक्ता का है बीच में पड़ रहे हैं। इसका मतलब ही है भाजपा की सारी गारंटी झूठी गारंटी है। जिस तरह से 15 लाख देते थे, आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई सवाल उठता है और उसके प्रवक्ता अगर जवाब देते हैं जैसे आप दे रहे हैं, तो यही तर्क आप पर भी लागू होगा क्या? खैर, नहीं, अब आप व्यक्तिगत आक्षेप की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा। संजीव उनियाल जी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संजीव जी, चुनाव है, आप समझ लीजिए कल चौथा चरण है, और ये एकदम बीच में आ गई हैं चीजें। अब इसके बाद चुनाव समाप्ति की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी ऐसी चीज राहुल गांधी की तरफ से या उनसे पूछे गए सवाल के जरिए जो अब टॉक ऑफ द टाउन है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या राहुल गांधी की ब्रांडिंग अब पूरे तेजी के साथ की जा रही है, या फिर जो सहयोगी दल है विपक्ष में, वहां पर राहुल गांधी के चेहरे और उस कद के बराबर और कोई ना रह पाए, या और कोई है नहीं, ये संदेश आ रहा है? भाई 2-3 बातें हैं इसमें। इसको इस तरह से एनालाइज किया जाए कि टाइमिंग जो है हर एक स्टेटमेंट की जो है वो बैकबोन होती है। किस टाइम पर क्या बात कही गई। इलेक्शन शुरू होने से पहले अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी जाती तो लगता कि हाँ, एक व्यक्ति दमखम से जिसकी 40-45 सीटें टुलटुल आ रही हैं, 2014 में 2019 में 50-55 के आसपास का खेल खेल रहा है, वो 4-10 गुना ज्यादा वाले पहलवान से पंजा लड़ाने को तैयार है। परंतु इलेक्शन के शुरू में बात नहीं कही गई। आप ये देखिए कि आज ही क्यों कही गई। ये इसलिए कही गई कि कहीं ना कहीं ये चिंतन चल रहा है कि आपस में जो 22 दल 25 दल इंडी घमंडिया जो अपने आप में दल बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, उनके बीच की।
संजीव जी, ये उनके बीच राजनीतिक की शब्दावली आप प्रतिस्पर्धा, इस्तेमाल ना करें, आप विश्लेषक के तौर पर हैं। उनके बीच की प्रतिस्पर्धा, उनके बीच की जो प्रतिस्पर्धा है, आप मेरे इशू पर रहे, आप एपी सेंटर पर रहे, न्यूट्रल दिखाने की कोशिश, मेरे आप इशू पर रहे, शब्दों पर थोड़ा ध्यान ना दे कि वो आपस की प्रतिस्पर्धा है उनकी, कि किसको वर्चस्व हासिल करना, आपस में खींचातानी करके कौन टॉप पर जाएगा। ये उन्हें पता है कि हम टोटल मिलजुल कर भी शतक नहीं लगा पाएंगे, परंतु आज क्योंकि केजरीवाल जेल से निकले हैं और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और एक नया नैरेटिव शुरू करा, जेल में बैठ के उनको स्वप्न आया कि अब मोदी नहीं रहेंगे। एक तरफ तो वो मोदी को कहते हैं कि वो इतनी ज्यादा दमखम रखते हैं कि पार्टी में अगर ईंट भी उठती है तो मोदी के कहने से उठती है, और अब वो चीफ मिनिस्टर क्या, वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ये मुझे लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जेल में आते रहे उनको, तो अब वो खिसियाना बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि मैं साइन नहीं कर सकता, मैं फाइल नहीं देख सकता, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो परमिशन लेके कोई कार्य कर सकता हूं, मैं विटनेस के पास नहीं जा सकता। तो टीथलेस टाइगर के रूप में मैदान में आने के बाद उनके पास इसी तरह के हथकंडे रह गए हैं, क्योंकि उनको पता है इलेक्शन तो मैं हार चुका हूं, 7-0 से दिल्ली का इलेक्शन भी हारने वाले हैं, और उनकी प्रतिस्पर्धा जो है वो आपको देखिए कांग्रेस के साथ कहां है, पंजाब में है। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, और इसीलिए राहुल गांधी को लगता है कि ये वो समय आ गया, इलेक्शन तो हम हार चुके हैं, 400 सीटों की लड़ाई है, 350-400 के बीच में आने वाले हैं, तो कम से कम ये आपका आकलन है, आपका आकलन है, और आपका आकलन मैं आपके तौर पर आपकी जबानी सामने रखूंगा। ये मेरा आकलन नहीं है कि कोई दल कहां किस स्थिति में चुनावों में है। मैं सुजाता पॉल जी का इस वक्त रुख करूंगा। सुजाता जी, अब आपका ही जवाब, क्या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? जैसे हमने देखा अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आए और फिर उन्होंने जो कल बयान दिए हैं एक के बाद एक, प्रधानमंत्री की एक बड़ी साजिश, वन नेशन वन लीडर की बात, उसमें उन्होंने क्रोनोलॉजी के तौर पर यह भी बता दिया कि अब बीजेपी अपने किस नेता को निपटाने वाली है। क्या ये सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, और क्या ये एक नैरेटिव राहुल गांधी जी की तरफ से भी उस सवाल के जवाब में सेट कर दिया गया है जिसमें कहीं दबाव में है बीजेपी? सबसे पहले तो आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी का कद ऊपर ले जाने की कोशिश करी जा रही है, कांग्रेस सामने आई है इस सवाल को लेकर। कांग्रेस नहीं आई भाई साहब, ये जस्टिस लोकुर और जो बाकी लोग, उसमें एन राम जी और एक और जस्टिस है, उनका सवाल है। तो आप बीच में मत बोलिएगा, मैंने बीच में नहीं बोला। और ये तो बात साफ हो गई कि आपके पैनल में एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी और एक राजनीतिक विश्लेषक और जो आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये दोनों तो भाजपा के प्रवक्ता ही बन जाए तो बेहतर है ना। तो सच्चाई है कि जब हम बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक चीज समझ ले कि जनता मान चुकी है नेता राहुल गांधी को, इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ डिबेट करे मोदी जी। और मोदी जी तो कहते थे 2014 में, भूल गए, कहते थे हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। भाई मुझे तो वो बयान आज तक नहीं भूलता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक करने के लिए उन्होंने ये क्या बात बोल दी थी उस समय। लेकिन जस्टिस लोकुर पर जिन महाशय ने अभी सवाल उठाया वो भाजपा के प्रवक्ता है, और उनकी विचारधारा बताती है कि वो किसी भी जज की इज्जत नहीं करते, क्योंकि बता दूं कि 159 जजमेंट्स लिखे जस्टिस लोकुर ने। और जो बीच में मत बोलिए, ये विषय फिर बीच में बोलेंगे, और यही विषय है, चुप रहिए। अब मैं आपको नहीं, सुजाता जी, आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। नहीं सुजाता जी, आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मॉडरेटर के तौर पर मैं हूँ। नहीं, आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं हूँ, मैं उन चीजों को देख रहा हूँ, मैं पूरा वक्त दे रहा हूं, आप बोलिए, लेकिन ये असभ्य शब्दावली का इस्तेमाल ना करें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सुजाता जी, अपना जवाब पूरा करें, लेकिन असभ्य शब्दावली मत इस्तेमाल करें। मैं कोई असभ्य शब्द नहीं इस्तेमाल करती हूं। मैंने उस असभ्य शब्द को सुना है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के हिस्सा थे मदन लोकुर जी, जिसमें मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए 2006 के अधिनियम के तहत जो प्रतिष्ठित केंद्रीय शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें 4.5% आरक्षण को रद्द किया था। भाजपा के प्रवक्ता को पता नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि उनका ज्ञानवर्धन कर दूं थोड़ा। लेकिन जब हम बात करते हैं ना भाजपा के बारे में, तो भाजपा जिस तरह से घिसी पिटी बातें बोल रही है वही कर रही है जो ईसी ने किया। चुनाव आयोग के पास शिकायत जाती है मोदी जी के बारे में, तो वो
उसको जवाब देने के लिए, उसके स्पष्टीकरण के लिए चिट्ठी थमा देती है जेपी नड्डा जी को, उनको गड्ढे में भेज देती है। भाई बताइए ना, चिट्ठी तो जानी चाहिए थी नरेंद्र मोदी जी को। आज वो एक कैंडिडेट है, वो देश के प्रधानमंत्री है निश्चित तौर पे, उनका सम्मान है उस तौर पे, लेकिन आज जब हम चुनावों में जा रहे हैं तो वो मात्र एक कैंडिडेट है जो प्रमुख चेहरा है भाजपा का। और आज अगर जनता पहचान रही है राहुल गांधी जी को एक प्रमुख चेहरे के तौर पर, तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं मोदी जी, तो भाई अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे उनसे तो एक पीसी करवा लीजिए, क्योंकि 1-to-1 तो वो आपके एडिटर्स के साथ जरूर कर लेंगे, हर चैनल के साथ आजकल कर रहे हैं, और बीच बीच में इमोशनल भी हो जाते हैं, आंसू भी बहने लगते हैं, तो सब हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ डिबेट करने को अगर डर रही है भाजपा, तो बताए कि आखिर क्यों? क्योंकि आपने तो 10 साल ये थोड़ी ज्यादती नहीं है सुजाता जी? मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं, मैं ही कह रहा हूं कि आप मेरे से बहस नहीं कर सकते, दूसरे का कोई यहाँ रोल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सारी चीज डाल दी और खुद को बता दिया कि हमारी बात का तो जवाब कोई नहीं दे रहा। ये ज्यादती नहीं हो जाएगी क्या? आपका अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कि ये सवाल कहां से आया, जनता से आया ना। जनता में हर व्यक्ति की कोई ना कोई विचारधारा अवश्य होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जवाब देना हो। और जो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच चुका है, तो राजीव जी आप मुझे बताइए, उसे तो और भी ज्यादा पारदर्शी होने की जरूरत है। अगर कोई भी बड़ा नेता कहता है कि भाई हमसे आप वार्ता करके दिखाइए, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा, और अगर जनता कहती है तो उसका तो और सम्मान होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कैंडिडेट है और राहुल गांधी जी कैंडिडेट है, और देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी जी वो महात्मा है जिन्होंने 10,000 किलोमीटर चला है देश में, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम तक। और भाजपा को मजाक उड़ाने की आदत है, और इन्हें तो शर्म नहीं आती। राजनीतिक विश्लेषक बन के भाजपा को आते हैं, मजाक बताइए। उड़ाने की आदत है, ये सवाल जनता का है। अब मैं यहाँ पर जवाब विजय शर्मा जी आपके सामने जवाब रखता हूँ। आपने सुना सिद्धार्थ शर्मा जी को भी, आपने सुजाता जी को भी सुना। सुजाता जी ने एक बात खास यहाँ पर कही कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सब के पीछे डक करने की स्थिति में है, जो उनका मैं मंतव्य इस वक्त समझ पाया। राहुल जी उन्हें लगातार चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनता सवाल पूछ रही है। एक बात यह भी है, जनता कौन है और किस तादाद में है जिसने ये सवाल पूछा कि क्या आप डिबेट में उतरेंगे, या ये सवाल राहुल गांधी के लिए खुद कांग्रेस की तरफ से था। कई चीजें हैं समझने लायक। बीजेपी किस तरीके से समझ रही है इस सवाल को? राजीव जी मुझे थोड़ा समय देना, पूरा समय, क्योंकि अब मैं आपको समय दूंगा, सबको मैंने टोका नहीं। जी जी देखिए, हमारी सुजाता जी ने एक क्वेश्चन किया जस्टिस लोकुर के ऊपर। मैंने उनके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने कहा उनकी विचारधारा। देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी विचारधारा ना हो। कोई मना कर सकता है कि मेरी विचारधारा है? कोई आदमी विचारधारा के बगैर रह सकता है क्या? तो मैंने किसी आधार पर बोली थी। ये जस्टिस लोकुर जो बता रहे हैं आंध्र प्रदेश में उन्होंने निरस्त किया था, अब मैं उनकी बताता हूँ। अपना शाहीन बाग के अंदर आंदोलन था, करोड़ों रुपए का डेली का देश का नुकसान हो रहा था। मेरी माता, बहनें, भाई कोई कंसीव करती थी तो रोड ब्लॉक कर रखा था। उसके लिए कमेटी जस्टिस लोकुर ने बनाई। किन लोगों की बनाई? जो वहां जाके लोगों को उकसा रही थी कि आप नहीं विजय जी मेरी प्लीज इस जगह मानिए। वो जस्टिस उस वक्त एक संवैधानिक वो पद पे थे, एक न्यायाधीश थे। उन्होंने क्या बनाया, आप अदालत के ऊपर जाकर उसकी सोच पर कोई बात मत रखिए। हो तब एक ऐसी जगह पर थे कि उनके हाथ में था। आपको तब भी ये मुद्दे उठाने, इससे थोड़ा बचे, बाकी चीजों पर आए, इसको नहीं। आगे देखिए उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट है, वो कांग्रेस से मेल खाती। आजकल टुकड़े टुकड़े गैंग के सारे कांग्रेस के अंदर है, आप देख रहे हो। तो अब इनका क्या है, मतलब ना तो केजरीवाल के ऊपर सवाल उठाएंगे। एक में जरा बीच में ना सुजाता जी बोल लेने दीजिए, सुजाता जी उनको बोलने दीजिए। मैं रोक रहा हूं जहां मेरे प्रोग्राम में कुछ भी गलत मुझे सुनाई पड़ रहा है, बाकी वो अपना बात रखे पूरी। विजय जी पूरा करिए। जी तो देखिए ना राहुल जी हमारे लिए बड़े हैं, ना केजरीवाल जी बड़े हैं। हमारे केजरीवाल जी जो है 23 सीटों पे तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहां थ्रेट है बीजेपी के लिए। और रही बात राहुल गांधी जी की, उनकी हवा तो उनके इंडी गठबंधन वालों ने निकाल दी। संजय राउत जी कहते हैं हमारे उद्धव ठाकरे जो है प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं, वो दावेदार हैं। उसके बाद में बोलते हैं ममता बनर्जी कहती है कि ये 40 सीटों पे सिमट जाएंगे। उसके बाद में केरला वाले बोलते हैं तो सत्ता के लिए लड़ते हैं। तो इनका जो है लड़ाई
वो आपस की लड़ाई से उबरने के लिए है। केजरीवाल जी हमारे लिए बिल्कुल वो नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला कि आडवाणी जी के लिए, अरे भाई आप बता दीजिए, आपके जो कोर ग्रुप था, जो फाउंडर मेंबर थे, चाहे वो साजिया इल्मी हो, आपके प्रशांत भूषण जी हो, शांति भूषण जी हो, किरण बेदी हो, आपके आशीष खेतान हो, आपके योगेंद्र यादव हो, तो आपके कितने सारे नेता छोड़ के चले गए और क्या क्या आरोप लगा के चले गए आपके ऊपर। तो आप हमें सीख दे रहे हो, हमारे ऊपर लगा रहे हो। अरे वो भाई 90-95 साल के हो गए, ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता आ रहा हूँ सुजाता जी, आ रहा हूँ सुजाता जी, आ रहा हूँ। तो इसमें इस तरह की कोई बात विजय जी एक बात बताइए, विजय जी एक बात बताइए, क्या वाकई इस सवाल के बाद बीजेपी में कुछ बेचैनी है कि प्रधानमंत्री डिबेट नहीं करेंगे राहुल जी से? नहीं, देखिए आप एक बार बताइए, आप कांग्रेस का इतिहास जानते हो, आज तक इतिहास में सबसे कम सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो कमजोर कौन हुआ? आप देखिए, अमेठी छोड़ के भाग गए, केरला वायनाड से भाग के रायबरेली आ गए। देश इंतजार कर रहा था कि अमेठी आएंगे, अमेठी वाले लोगों के साथ किस तरह से धोखा किया है। और क्वेश्चन हमारे से, बीजेपी से, कमाल है, ये बात आप कह रहे हैं? राहुल जी ने अमेठी के साथ धोखा दिया, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल किया। अगर इन्होंने सेवा की होती तो ये आते ना। सेवा की, इसका मतलब इन्होंने लोगों के साथ, लोगों की सेवा, क्योंकि ये आप मानिए विजय जी, आप मानिए विपक्षी गठबंधन ने उलझाया तो है आपको। हमारे को नहीं उलझाया, खुद उलझ गए। 2 बार 5 साल में 2 बार अमेठी आए हैं ये, तो इन्होंने धोखा देने का काम किया है। हमारी स्मृति ईरानी जी हारी थी 2014 में। सिद्धार्थ जी आम आदमी पार्टी से, सिद्धार्थ जी लग रहा है कि उलझी तो है बीजेपी, अब कितना उलझी है ये आप बताइए। देखिए, माफ कीजिएगा राजीव जी, हम लोग थोड़ा कैंपेन में है, मेरा इंटरनेट थोड़ा खराब है, इसलिए मैं कार्यक्रम सुन पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन इंडिया न्यूज के लाखों दर्शक अभी तक ये जान गए होंगे कि भाजपा को ना प्रवक्ता पर भरोसा नहीं है, इसीलिए आधा 2 और प्रवक्ता को भेज देते हैं। भाजपा को बेचारे को अपने प्रवक्ता पर भरोसा नहीं है। मुझे बताइए, उनको अपने प्रधान जी पर कैसे भरोसा होगा? दूसरी बात, ये जो डिबेट है, ये ध्यान में रखिएगा, राहुल गांधी ने नहीं चैलेंज किया है। आप भी मीडिया वाले हैं, तो इस देश में जो भी मीडिया है, मीडिया तो स्वतंत्र है, मानते हैं ना? मीडिया का तो, मीडिया भारत नहीं, में मैंने देखिए सिद्धार्थ जी, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये डिबेट इस बात पर है कि राहुल जी से सवाल पूछा गया कि क्या आप डिबेट करने को तैयार है? राहुल जी ने कहा मैं तैयार हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। इसी पर है ये इसी, और इसके मतलब समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर बोलने दीजिए ना, 2 मिनट में तो पूरा खुल जाएगा। अरे आप ये गलत बात है, आप इल्जाम भी लगा देते हैं और बोलने भी नहीं देते। अरे आप, ये आम आदमी पार्टी मेरे साथ धरना प्रदर्शन ना करे। नहीं, आपने मुझे शुरुआत में कहा कि आप इस चीज को पूरा खोल के बताइए, तो मुझे खोल के बताने दीजिए। चलिए बताएं। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत में मीडिया स्वतंत्र है। द हिंदू नाम की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसने ये कहा है, राहुल गांधी जी को भी निमंत्रण भेजा है और प्रधान जी को भी निमंत्रण भेजा है। मुझे ये बताइए कि इसका तो जवाब प्रधानमंत्री जी को देना है कि मैं इस डिबेट में आऊंगा या नहीं आऊंगा। इसीलिए मेरा कहना था कि चाय से ज्यादा केतली काहे गर्म है। और दूसरा, इन्होंने अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि आडवाणी जी 90 साल के हो गए। नहीं, गलतफहमी में मत रहिएगा। जिस समय पिछले बार 2014 में गांधीनगर की सीट, जिसमें अमित शाह जी गांधीनगर से लड़े, उससे पहले वो आडवाणी जी लड़ते थे, उस समय वो 75 साल के हो गए थे। भाजपा ने 75 साल का नियम भारत के प्रधानमंत्री जी ने बनाया। आज भारत के प्रधानमंत्री जी को बोलना है कि वो नियम मैंने अपने लिए, सबके लिए बनाया, या मैंने केवल आडवाणी जी को निपटने के लिए बनाया। क्योंकि अगर आपने आडवाणी जी को निपटने के लिए बनाया, तो अब योगी जी को भी आप निपटेंगे। हुआ ये है, राजीव जी, हम लोग सब समझदार हैं, हमसे ज्यादा समझदार मेरे ख्याल से इंडिया न्यूज की नहीं, आप नहीं, ये मत बोलिए, आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, हम केवल माध्यम हैं। मैं ये कह रहा हूँ, और लिस्ट हो ना योगी जी के आगे की, तो वो भी बता दीजिए, बीजेपी प्रवक्ता दबाव में आ जाएंगे। हमसे आपसे ज्यादा राजीव जी, मैं जवाब देता हूँ उनको। राजीव जी जवाब आ रहा हूँ। के दर्शक सबसे समझदार है ना राजीव जी, ये तो मानिए। जी। तो भाजपा आज ताश का महल बन गई है, जिसका मुखिया आज कागजी शेर रह गया है। ये इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को पता लग गया है। मेरी बात खत्म।
चलिए, आपकी बात खत्म। और आपने एक अपनी छोटी सी जो बात थी वो बहुत तेजी के साथ रख के सामने रख दी। संजीव उनियाल जी का मैं रुख करूंगा और मैं चाहूंगा राजनीतिक विश्लेषक के तो मैं आ रहा हूं, सुनिए तो सबकी बात हो जाए, फिर आप अपना जोरदार तरीके से बात रखें, ऐसे गेस्ट थोड़ा। चलिए, अच्छा विजय जी बताइए क्या कहना है। विजय जी बोलिए। जी देखो, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे आडवाणी जी 2004 में और 2009 में प्रधानमंत्री के दावेदार थे। तो हमारा कार्यकर्ता बेस पार्टी है। जिंदगी भर का किसी का नहीं है कि युवराज जी की माँ, युवराज जी की बहन, युवराज जी के पिताजी, युवराज जी के दादाजी, तो इस तरह का नहीं है। जिंदगी भर का कुछ नहीं है। और मैं इस पर फैक्चुअली, अरे विजय जी ठीक है, इस चर्चा पर आता हूँ, पहले इस चर्चा पर आता हूँ, लेकिन मुद्दे पर फोकस रहे। संजीव उनियाल जी, मुझे अब तक की बहस से यह समझ में आ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं, आप लोग गलत साबित कर सकें जरूर करें, क्योंकि मेरा दर्शक सही समझे वो मेरा यहां पर एम है। मुझे समझ में आ रहा है ये सारी लड़ाई कुछ और नहीं, इस चुनाव के ठीक बीच में पहुंचने के बाद नैरेटिव सेट करने की लड़ाई है। कौन सा नैरेटिव दिमाग में बैठा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नामदार कामदार की बात रखते हैं, वो भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि हम कामदार हैं, बाकी नामदार हैं, वही सारे बयान निकल कर आते हैं। तो यहां भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या यह सही है संजीव जी? मुझे लगता है राजीव कि जब बैक टू बैक 2014, 2019 में लगातार शासन करने के बाद जब तीसरी बार कोई भी सरकार भारत के स्वतंत्र इतिहास में आप देखिएगा आती है तो डिफेंसिव होके आती है, मांगती है, भिक्षा मांगती है, बैग करती है, छुपके रहती है, पीछे से खेलती है। पर लीड करते हुए फ्रंट से खेलने वाले प्लेयर तीसरी बार जब भी आप आते हैं, जब ईमानदारी की सरकार हो, जब डेवलपमेंट की सरकार हो, जब उन्होंने छाती पर मूंग दलते हुए पड़ोसियों की जब पाकिस्तान को, चाइना को जो है पानी पिला दिया हो, तो मुझे लगता है कि उस टाइम उस व्यक्ति का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उसका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस व्यक्ति की 4-4 रैलीज जो एक बार में कर सकता है, उन रैलीज को कम से कम डाइल्यूट करने के लिए ये हो सकता है कि एक चाल हो, 3 लोगों की जनता की आवाज नहीं है, 3 लोगों की जो उसको नेता मानते हैं, किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, विजय जी ने बताया। तो मुझे लगता है राजीव मेरे को भी ऐसे ही सुना जाए जैसे कि बाकियों को सुना गया। आपको मैं टोक नहीं रहा, आप बोलते रहे, आपकी आवाज तेज है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि शायद विजय, राजीव बिल्कुल आपने ठीक कहा, डाइवर्ट है। इफ यू कैन नॉट कन्विंस, कंफ्यूज, क्योंकि आपको लगता है कि जो व्यक्ति 4 रैली करता है, इतने बड़े बड़े मेगा शो करता है, उसको डाइवर्ट करो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कम से कम उससे क्या होगा कि जो सीटें 400 प्लस की तरफ जा रही हैं, 2-4 सीटें तो कम हो। सुजाता जी, पूरा टाइम आपको दे रहा हूं, इस सवाल का जवाब दीजिए जो उठाया है अभी संजीव उनियाल जी ने। इफ यू कैन नॉट कन्विंस, कंफ्यूज, और यही सब कुछ अब गठबंधन की तरफ से हो रहा है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, कन्विंस नहीं कर पाए। अरे ये तो बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कल कि ओडिशा में नवीन बाबू जिलों के कैपिटल बताते हैं, वो तो खुद ही कंफ्यूज हो रखे हैं इस वक्त। तो सच्चाई है कि ये वो सरकार है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाकर इतना बड़ा घोटाला किया, पीएम केयर्स फंड का घोटाला किया, महिलाओं का शोषण करवाया, मणिपुर में 2 कम्युनिटीज को लड़वाया, देश को नफरत में बांट दिया, और आज जिस तरह से मुस्लिम को कह रहे घुसपैठिया है और लोगों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है ये सरकार और जनता आज इनके सामने खड़ी हो गई है। ये लड़ाई जो है इंडिया और एनडीए के बीच है। इंडिया मतलब जनता, और जनता के मुद्दे सामने खड़े हैं मोदी जी के, जवाब नहीं है उनके पास। 10 साल ये रहे शासन में, अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते, हमारे मैनिफेस्टो पर झूठ बताते हैं। तो आ जाए ना, हो जाए तो हाथ आकर बात करते हैं मैदान में और जनता को बताते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। मुझे अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री जी हमारे मैनिफेस्टो की बात करते हैं, क्योंकि जितना वो झूठ बोलते हैं उतना हमारे। सुजाता जी, 5 न्याय की बात कांग्रेस ने की थी, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय, इसकी बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी अब जड़ में है।
पता लगाया जाएगा किसके पास कितना है, और ये भी टॉक ऑफ द टाउन है। क्या इस सब को डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस आर्थिक सर्वेक्षण और उसके बाद सैम पित्रोदा के आए हुए उस बयान जिसमें विरासत टैक्स की बात की गई, और क्या कोइंसिडेंस है कि अमेरिका में ही विरासत टैक्स की बात होती है और अमेरिका में ही 2 दलीय शासन व्यवस्था है जहां इस तरीके की डिबेट होती है, तो क्या उसको डाइल्यूट करने के लिए ये वार किया गया है बीजेपी के ऊपर? भाजपा का कैसे मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुर्क हो चुका है। इसीलिए तो जो वहां हो रहा है अमेरिका में उसकी बात कर रहे हैं, भारत में फिर पाकिस्तान मैं आ रहा हूं, पहले उनको बोलने दीजिए। का रोना बाकी है, क्योंकि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे गुजरात, भाई ये बता दे भाई कौन कहां से भाग गया, गुजरात छोड़कर तो प्रधानमंत्री भाग गए। आज गुजरात में कैसे हाल हो गए, लोग बोलने लगे, पहले तो नहीं बोलते थे। प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि जब वो धोखा करते हैं तो जनता देखती है। और ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री, भाई राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, वो 2 बार गए ना 3 बार गए ना कभी नहीं गए। प्रधानमंत्री काशी कितनी बार गए, वो तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने लोगों के साथ मीटिंग करी। और हमारे लिए देखिए, मैं नाम भी नहीं लूंगी, सिलेंडर ईरानी जी का क्या महत्व है। सिलेंडर ईरानी जी आकर बौखलाई है, क्योंकि पहले वो जाती थी किसी ढाबे में, पूछती थी गांधी परिवार का कोई यहाँ आया है, और वहां से जवाब मिलता था हाँ हाँ राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए। तो ये है सच्चाई, और नहीं ये अनर्गल नहीं है, अनर्गल तो आपकी बातें हैं, ठीक है ठीक है विजय जी, इन्होंने कहा हवा निकाल दी, ऐसी भाषा का। ठीक है सुजाता जी, बस आपने अमेठी तक और उम्मीदवार स्मृति ईरानी को भी लपेट लिया है इसमें। आपने उनका क्या नाम लिया है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन विजय जी जवाब दीजिए अब इसका। सुजाता जी कान खोल के सुनिए, आइडिया ऑफ इंडिया में कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं, उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब समझाया है, किस तरह से हम कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं, किस तरह से हमने आम आदमी का ज्ञान। इनकी आवाज बंद करो भाई, क्यों आवाज बंद करो, सबको देने का किया है। और आपने सिलेंडर 300 रुपए का सिलेंडर आपने 900 रुपए कर दिया था, हमारे टाइम में 900 रुपए का 1100 रुपए का आसपास हुआ है। आप आंकड़े तथ्यात्मक देखिए, हमारे टाइम आप देखिए, ये डिरेल करेंगे कि डिबेट को? आप डिरेल करना चाहते हैं, बीच में बोलते हो, आज ये बताओ कि प्रधानमंत्री आप बोलते जा रहे हो, आप बोलने नहीं दे रहे हो ना, डिबेट करेंगे या नहीं? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डिबेट करेंगे या नहीं? राजीव जी ने चुप कराइए, राजीव जी ने चुप कराइए। सुजाता जी आप बोलने दीजिए, सुजाता जी आप बोल ली, ठीक है, मैसेज चला गया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी के प्रवक्ता को काफी कुछ कह दिया, लेकिन अब उन्हें बोलने दें। जी तो देखिए ये अब तक के सबसे बुरे दौर में चल रही है कांग्रेस पार्टी। इनके यहाँ अंतर कलह चल रहा है। बहन जी कहती है कि मुझे इलेक्शन लड़वाओ, मैं दावेदार हूँ। भाई जी युवराज जी कहते हैं मैं दावेदार हूँ। ये आपको कहाँ से पता चला? गडकरी कहाँ है? अरे आप देखिए रायबरेली से, केजरीवाल को पता लगा, आपके टीवी के माध्यम से पता चला, आप टीवी से बताते थे। रायबरेली से प्रियंका जी आ रही है, अमेठी से राहुल जी आ रहे हैं, फिर लास्ट मोमेंट में प्रियंका जी कहती है चुनाव संभालने वाला तो कोई चाहिए। जब आपको पता है किस तरह से इंदिरा गांधी जी भी चुनाव संभालती थी, इलेक्शन लड़ती थी, हमारे मोदी जी भी संभाल रहे हैं, अमित शाह जी भी संभाल रहे हैं, सोनिया गांधी जी भी संभालती थी, तो क्या ये प्रियंका गांधी के लिए अकेला था? अच्छा राहुल जी न्याय सम्मेलन के दौरान लखनऊ में जवाब दे देते हैं कि प्रधानमंत्री डिबेट में नहीं आएंगे, मुझे पता है, मैं तैयार हूं। क्या प्रधानमंत्री अब आगे अपने चुनावी रैलियों में इसका जवाब देंगे, देते दिखेंगे या बीजेपी देगी? प्रधानमंत्री जी सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। इनके जो मैनिफेस्टो में जिस तरह से इन्होंने धर्म के आधार पे राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, उसका जवाब भी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह से झूठ का नैरेटिव, अगर सबसे बड़ी झूठी पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। आपने देखा होगा एक मीटिंग के अंदर सारे जस्टिस थे, उस जस्टिस के अंदर कहते हैं जी मुझे पता लगा है बाहर से, मुझे किसी जस्टिस ने बताया कि हमारी सीआईडी हो रही है। अरे शर्म आनी चाहिए, आपने सबसे ज्यादा माफी सुप्रीम कोर्ट में मांगी है, आप झूठ बोलते हो चले जाते हो। अगर निचला अब आपने आम आदमी पार्टी को लपेट लिया है तो मैं सिद्धार्थ शर्मा जी को मौका दूंगा फिर, है ना? सिद्धार्थ जी चर्चा में आप भी हैं, आप चर्चा से अलग नहीं है, जवाब दीजिए। जी जवाब, अच्छा डिबेट हो रहा है, चुनाव के मौसम में इस तरह का डिबेट होना चाहिए। तो असल आपने बहुत अच्छा कहा कि क्या राजनीतिक दल ये कोशिश करते हैं कि अगर हम कन्विंस नहीं कर पाए तो क्या हम कंफ्यूज कर सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लोगों को जब वोट डालते हैं लोगों को कुछ कंफर्मेशन चाहिए होता है
लोगों को ये चाहिए। ये देश कब बढ़ेगा सर? ये देश तभी बढ़ेगा ना कि जब मेरे घर के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जब मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, जब मुझे 24 घंटे बिजली मिलेगी। इन सब चीजों को आज अरविंद केजरीवाल ने लोगों के सामने एक ब्लूप्रिंट के रूप में रखा है। दूसरी तरफ भाजपा का ब्लूप्रिंट क्या है? वो एक तरफ तो देखिए ना सर, इसमें एक विसंगति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। भाजपा पूरे जोर से कह रही है कि मुझे 75 साल के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन आपके घर के बच्चों को 21 साल में अग्निवीर बन के रिटायर करवा रही है। आज स्थिति ये है कि अग्निवीर जो बनना जा रहा है आपको कंपन हो रही है क्या? आपको मोदी जी से डर लगता है क्या? आपके लिए 85 के आए, 90 के आए, लड़की वाला कहता है कि 4 साल में तो इसका मतलब क्या हुआ? भाजपा किस तरह का मॉडल इस देश के सामने डाल रही है? भाजपा किस तरह का मॉडल इस देश के सामने डाल रही है? अपने आप को तो कहते हो विशुद्ध हो, पत्नी आ गई, घुस के परिवारवादी आ गए, भ्रष्टाचारी आ गए, हम तो सबका वेलकम कर रहे हैं। जैसे जोशी को पैरोल मिलती है, आपको पैरोल मिलती है, हम तो खुश हैं। आइए, आपका एक बहाना खत्म हो गया, आपका ये बहाना खत्म हो गया कि हम तो जेल में से इसलिए हार गए। तो आपको जैसे 2 बार धूल चटाई है दिल्ली की जनता ने, उसी बार अब फिर धूल चटा देंगे देश की जनता। आप देश पार्टियों पे लड़ रहे हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो, झूठ बोलते हो, सफेद झूठ बोलते हो। सबसे अगर राजनीति में सबसे बड़ा यू टर्न बोला जाए तो अरविंद केजरीवाल जी को बोल सकते हैं। हर बात पे झूठ, गाड़ी नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं मेरी परिवारवादी पार्टी। अरे अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले का ही आप देखिए भाषण देखिए, है तो सुबह से शाम तक झूठ 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 बोलो, इधर का झूठ उधर का झूठ। आप खुद मानते हो हमारी 250 सीट आ रही है, आपने तो हमें जिता दिया, तो आप मुझे बताइए इसका डबल कर लीजिए। तो आपके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं। आपने मोहल्ला क्लिनिक देखे? अरे और झूठ किस का तरह से तो नशेड़ी लोग रह रहे हैं, पेटेंट वहाँ पे गाय भैंसें खड़ी है, छोटा भेजू क्या? आपको किस तरह से स्कूलों में झूठ आप का किताबें नहीं दे रहे हो? लाइसेंस, झूठ की बातें, चुनाव का चौथा चरण, कल वोटिंग होनी है, लेकिन इस सब के बीच में उलझे सभी हैं। मैं आखिरी कमेंट अब संजीव उनियाल जी को देना चाहूंगा। संजीव उनियाल जी, आखिरी कमेंट संजीव उनियाल जी। संजीव उनियाल जी, मैं फिर आपके उसी बात पर आऊंगा कि इफ यू कैन नॉट कंफ्यूज, क्या ये सभी कर रहे हैं? सारे दल यही चीज करने पे लगे हैं, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो कंफ्यूज कर दीजिए। संजीव जी, राजीव, मुझे लगता है कि क्योंकि इससे इलेक्शन जो है एक स्तर पर पहुंच चुका है, ठीक है, नहीं मुझे लगता है मुझे बताया जा रहा है हिमांशु त्रिपाठी जी को मैं बात नहीं करवा। क्षमा के साथ हिमांशु त्रिपाठी जी, आप बात रखें, यहाँ पर बहुत देर हो गई, क्षमा चाहता हूँ, आप अपनी बात रखें। मेरी बात पूरी करवा दे भाई। तो ये देखिए, चुनाव हर चरण नया मुद्दा बनता जा रहा है। पहले जब चुनाव शुरू हुआ तो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा और 370 का मुद्दा हावी था। फिर जिस तरह से सैम पित्रोदा ने बात कही विरासत के टैक्स वाली, वो मुद्दा खूब चला। उसके बाद देखिए ये जो प्रांतवाद वाली बात कही कि यहाँ के लोग जो है ऐसे लगते हैं, चाइनीज लगते हैं, इसकी बात चली। अब हर चरण में चुनाव में नए नए मुद्दे आते रहेंगे। अब देखिए एकदम पीक पे जा रहा है चुनाव और ये बात बढ़ती जाएगी और जनता फैसला चुनाव देगी। और साथ में हम कहना चाहेंगे जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, ये अपनी भाषा की मर्यादा न लागे, ये किसी के प्रति जो है इस तरह टिप्पणी न करे, मर्यादा में रहकर भी अपनी बात कही जा सकती है। जो भी कहना हो इनको कहना हो। नहीं, मेरे ख्याल से मर्यादा तो सबको रखनी चाहिए। शाब्दिक चुनाव, शाब्दिक